नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ गई है। सांगली, भिवंडी, दक्षिण मध्य मुंबई की सीट पर अपने दावे से कांग्रेस ने पीछे हटने का फैसला किया है और जिसके बाद अब राज्य की 48 सीटों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट 21, कांग्रेस 17 और एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वहीं सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही 21 सीटों में से सभी 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने अपनी 17 सीटों में से 13 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं एनसीपी शरद पवार ने अपनी 10 सीटों में से 7 का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के अलावा सीटों के मामले में 2 बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीटों की डील पक्की हो चुकी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग में कौन सा दल किस पर भारी पड़ता नजर आया है। तमाम खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी कुल 48 सीटों में से सबसे अधिक 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस 17 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले तीनों दलों के बीच सांगली, भिवंडी और मुंबई नॉर्थ सीट पर टकराव बना हुआ था। हालांकि अब तस्वीर साफ हो गई है। भिवंडी सीट पर एससीपी लड़ेगी। गठबंधन समझौते के तहत सांगली सीट शिवसेना, यूबीटी और मुंबई नॉर्थ सीट कांग्रेस के खाते में गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा के लिए एमडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी एससीपी के प्रमुख शरद पवार समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रयास तो लगातार जारी है और मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था कि इसको तड़ीपार करना है, तो जनता करके दिखाई। खास बात यह है कि सीट बंटवारे से पहले ही उद्धव ठाकरे ने 21 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। वहीं कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, जिस पर शरद पवार ने नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर, अब सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है, तो माना जा रहा है कि अंत भला तो सब भला। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए में सब ठीक नहीं नजर आ रहा है। एनडीए के बीच अभी भी सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ने अपने अपने कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र के 7 सीटों पर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। इन 7 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। उधर अब विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया तेज हो गई है। ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। तमाम अटकलों के बीच लद्दाख और जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच डील डन हो गई है। इसमें ये तय हुआ है कि कश्मीर संभाग की तीनों लोकसभा सीटों अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, जबकि जम्मू संभाग की 2 सीटों जम्मू और उधमपुर के साथ ही लद्दाख लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस डील पर एक नजर डालें तो ये बात साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी शर्तें मनवाई हैं। बिहार में भी गठबंधन में बात बन गई है। आरजेडी ने बिहार की 40 सीटों में से कांग्रेस को 9 सीटें दी हैं, जबकि आरजेडी 26 सीटों पर और लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है। यूपी में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली समाजवादी पार्टी ने यूपी की 80 सीटों में से कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, जबकि खुद सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट लाने वाली पार्टी ही देश पर राज करती है। यही कारण है कि सभी पार्टियों का फोकस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहता है। भारतीय जनता पार्टी कुल 80 सीटें जीतने के लिए पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रथ रोकने के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर चुकी है। वहीं अब जल्द कांग्रेस और सपा अपनी ताकत दिखाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर नजर आ सकते हैं। उधर बीजेपी ने यूपी में अपनी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी ने मेरठ से बीजेपी के लिए चुनावी बिगुल फूंका। आने वाले दिनों में पीएम मोदी की धुआंधार रैली होने वाली है। अब देखना है कि जबकि दोनों ही गठबंधनों के बीच लगभग सीटों पर बंटवारा हो चुका है, तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी संग्राम में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो फिलहाल अब ये जो फॉर्मूला साथ में निकल कर आया है सभी पार्टियों का, इसमें ये देखने वाली बात होगी कि किसको कितना नुकसान पहुंच रहा है और किसको कितना फायदा पहुंच रहा है और किस हिसाब से ये डील डन की गई है। फिलहाल इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। रमाकांत मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है रमाकांत जी। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता सपा से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है पूजा जी। संजय द्विवेदी, प्रवक्ता यूबीटी उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है संजय द्विवेदी जी। और नीलोफर मसूद, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नीलोफर जी। शुरुआत में इस पूरे मामले को लेकर करना चाहूंगी रमाकांत मिश्रा जी आपके साथ। रमाकांत जी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चाहे यूपी का देख लिया जाए या बिहार का देखा जाए या फिर महाराष्ट्र में देखा जाए या फिर बात अगर जम्मू कश्मीर की कर लें तो वहां देखा जाए, ऐसा क्यों लग रहा है कि हर दल ने आपको बहुत छोटा, बहुत तुच्छ समझ लिया है, आपके कद को बहुत कम आंका गया है और हर किसी ने अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में आपको नीचे रखते हुए अपने हिसाब से सीटें डिसाइड कर ली हैं? जी नमस्कार। मैं आपकी बात से इस बात से बहुत सहमत नहीं है और ना ही मैं इससे कोई एतराज करूंगा। आप अंतर के तरीके से अगर आप पीछे प्रश्न नहीं करेंगे तो प्रश्न में धार नहीं है, लेकिन सच्चाई से हमेशा आदमी को रूबरू होना चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश में बोले कि हम 80 सीट लड़ना चाहते हैं तो शायद ये बड़ी अतिशयोक्ति होगी। हमें करना चाहिए, हम अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे जानते हैं और यहाँ पे सपा हमारे से मजबूत स्थिति में रही है। हमसे ज्यादा सीटें उसके पास विधानसभा में है, लोकसभा में है और वहाँ पे उनके कार्यकर्ता। अगर हम उनसे इस बात का झगड़ा करें कि हम सबसे ज्यादा लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन ही नहीं होता और शायद गठबंधन का हम पालन नहीं करें, हम खाली उलझने वाला काम करें। हम यथार्थ को परखने वाले लोग हैं और यथार्थ ये है कि जिस जगह समझौते के साथ हम जितनी सीट लड़ना चाह रहे हैं, निश्चित ही हम जहाँ लड़ रहे हैं उतनी सीटें हम जीत कर आएंगे। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम संख्या बताने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो गठबंधन दल में जो हमारे साथी है उन्होंने बराबर किया है, हमारी बात को बहुत रखते हैं, उनको बहुत महत्व किया है। जो हमने मांगा है उन्होंने दिया है और समझौते में कहीं न कहीं किसी आदमी को 19-19 होना ही पड़ता है। अगर कहीं हमें 19 होना पड़ा है तो कहीं उनको 19 होना पड़ा होगा, लेकिन हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा अभी रमाकांत जी कि जितना आपने चाहा, जितना आपने मांगा उतना आपको दिया गया है। क्या आप इस पोजीशन पर हैं कि अब आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी? क्या आप अब उस कद तक पहुंच गए हैं कि अब आपको अपनी झोली फैलाने की जरूरत पड़ेगी? आपने तो उत्तर प्रदेश में 17 से ज्यादा सीटें मांगी थी ना। अखिलेश यादव साफ मुकर गए कि इससे ज्यादा आपकी हैसियत ही नहीं है, तो आप संतुष्ट हैं? निश्चित आप जो बात करिए, मांगने को हमारा अधिकार था, मांगने के लिए हमने ज्यादा सीटें मांगी थी, हमें उतनी सीटें नहीं थी और दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं से बैठ करके इस बारे में चर्चा हुई और जमीनी हकीकत को देखने के बाद जो निर्णय लिया गया वो पार्टी हित में और गठबंधन हित में लिया गया। यानी कि आपको इससे कोई तकलीफ नहीं है जिस तरह का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने निकल के आया है, कांग्रेस इस बात से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट। ठीक है नीलोफर जी, ये जिस तरह से सामने आया है पूरा सीट शेयरिंग का मसला, इसमें ये तय किया गया है कि कश्मीर संभाग की 3 लोकसभा सीटों पर
अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी और जम्मू कश्मीर संभाग की दोनों सीटों पर जम्मू और लद्दाख की दो सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। ये जो फॉर्मूला तय किया गया किस हिसाब से तय किया गया? आपको ऐसा क्यों लगा कि लद्दाख की सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लड़ना चाहिए और कांग्रेस इसके काबिल नहीं है और कांग्रेस को जम्मू में लड़ना चाहिए क्योंकि आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे? इसका पूरा सार जरा जल्दी से समझा दीजिए कि किस हिसाब से तय किया गया है ये फॉर्मूला। रस्का जी, फॉर्मूला तो कोई बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ऑलरेडी 6 में से 3 सीटें थी, जिसमें अनंतनाग राजौरी जो अब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर उसके बाद श्रीनगर और बारामूला, ये तीनों सीटें जो है ये ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। इसका मतलब है ये तीनों जो थी ऑलरेडी इंडिया अलायंस के पास थी। जो बाकी 3 सीटें हैं जिसमें उधमपुर, जम्मू और लद्दाख है, वहां पर कांग्रेस लड़ रहा है। हमने पहले से ही ये मौक़िफ़ रखा कि जहां पर ऑलरेडी कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है या उन्होंने जीता हुआ है तो उस पर अलायंस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सीट उनके पास है। तो जहां पर हमें चाहिए कि एक बीजेपी को हमें बाहर रखना है तो वहां पर हम सपोर्ट करेंगे जो हमारे पास सीट नहीं है। तो हमने वही कोशिश की और वही हमने ऑफर भी रखा हुआ था और उसी बात पर मतलब आपके हिसाब से ये पूरा बंटवारा हो गया जी, आपके हिसाब से ये पूरा हो गया, ये बंटवारा हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीटों पर जो डील डन की है वो अपने हिसाब से की, अपने हिसाब से जिस तरह की सीटें आपको चाहिए थी मिल गई। आप संतुष्ट हैं इस गठबंधन में आकर? देखिए, हम बिल्कुल संतुष्ट है। गठबंधन में कि ये नहीं है कि किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना होता है, जहाँ पर लार्जर इंटरेस्ट हो वहाँ पर सेक्रीफाइस भी करना होता है। तो हमने भी अपने 3 जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो लद्दाख है, जम्मू है या उधमपुर है, हमने उनसे कह दिया है कि आप ना लड़े, बल्कि आप अलायंस का हिस्सा है तो उसमें जो भी कांग्रेस का आपका उम्मीदवार होगा आप उसको वोट डाल दीजिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का अपना वोट है, अपना कैडर है, तो वो बातचीत उनसे भी हो गई है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए। नीलोफर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ी और जिस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है उसमें आपने अपनी राय हमारे साथ साझा किया। और इसी के साथ हमारे साथ आपको बता दें कि कैप्टन आई सिंह कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा मिश्रा जी, क्या कांग्रेस पार्टी को इतना कम आका जाना किस वजह से ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को कि अब तो ये हो गई कि दोनों लड़के आ गए? यूपी में 2 लड़कों की बात चल रही थी, अब तो दोनों लड़के साथ में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या 17 सीटों पर लड़ने के लिए काफी थी? आपने इतना कम कैसे आंक लिया? क्या वजह रही? किन फॉर्मूले पर, किस आधार पर आपने तय कर लिया? जल्दी से जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी है। जी अच्छा जी, आपको नमस्कार और सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। जो ये 17 सीटों और 62 सीट, एक सीट जो है तृणमूल कांग्रेस को भी जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दिया हुआ है, तो ये जो गठबंधन हुआ, ये गठबंधन इसलिए हुआ है कि हम जो है जो प्रेजेंट सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, हम उसे रोक सके और उसके लिए जो देश रहा उस तरीके से किया गया हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के यादव जी शीर्ष नेतृत्व से डिसीजन लिया कि जो है कहाँ पे हम मजबूत रहेंगे और कहाँ पे वो मजबूत रहेंगे और कितनी सीटों का जो है डिवीजन ऐसा किया जाए कि हम चुनाव जीत के आए। ज्यादा लड़ना या कम लड़ना वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम इस गठबंधन को कितनी मजबूती से कितने आगे लेके जा सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो सीट शेयरिंग की गई है की गई है। बिल्कुल, हमारे साथ संजय द्विवेदी जी भी है। यही सवाल सर आपसे है कि जिस तरह का बंटवारा दिखाई दे रहा है फिलहाल महाराष्ट्र में, उसमें कांग्रेस को बहुत कम आंकने की कोशिश की गई है, आखिर कारण क्या है? क्या कांग्रेस का इतना भी जनाधार नहीं रह गया या उसकी इतनी हैसियत रह गई है कि आप लोग सब मिलकर उस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कांग्रेस के साथ आना पड़ रहा है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखते हैं हम, लेकिन अब उसकी इतनी हैसियत नहीं रह गई है कि हम उसे ज्यादा सीटें ऑफर कर पाए? गलत बात है, ये हैसियत नहीं कांग्रेस की है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश उसकी हैसियत है। पिछले 60 साल उसने जिस देश में राज्य किया है, आज सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने का कार्य कांग्रेस द्वारा किया गया है। तो ये कहना गलत है कि उनकी हैसियत नहीं है, हैसियत तो है, लेकिन ऐसा होता है जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, जब सीटों में शेयरिंग होती है, तब ये देखा जाता है कि कौन किसको कितने वोट मिले, कौन कैसे लड़ सकता है, किस सीट में कैसे लड़ेगा।
बड़ा ये जो कार्य होता है बहुत बड़ा मुश्किल कार्य होता है कि किसको कहाँ लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। तो ये मुश्किल कार्य में ही देखा जाता है कि हम कौन प्रत्याशी कहाँ लड़ सकता है। और चूंकि हमें क्या करना है, हमें आज एनडीए को, माननीय प्रधानमंत्री जी को या हमारी भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर दी और संविधान किनारे रख दिया। कि अगर आज संविधान की हालत यह कर दी है कि पार्टियां तोड़ रहे हैं और दल बदल कानून को भी किनारे दे दिया। तो इन स्थितियों में यह दिखाना जरूरी है कि नहीं, इस देश में गवर्नमेंट वो बने जो तानाशाह ना हो, जो देशवासियों की महंगाई बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर सके, लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत करने का प्रयास कर। इन जब बातों को देखा जाता है ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, ये बहुत बड़ा वो सोच होती है। इनको देखते हुए जब सीट देने की बात आती है तो हम देखते हैं कि किसको कितनी सीटें कहाँ मिल सकती हैं। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए ही सीट शेयरिंग की जाती है। इसमें किसी दल का कोई वो नहीं होता कि नहीं हम आज कांग्रेस को किनारे कर दिया, शिवसेना ने यूबीटी किनारे हो गई, शरद पवार जी छोटे पड़ गए। छोटा बड़ा कोई नहीं होता इसमें। इसमें एक यानी कि आपका कि पूरा फोकस अभी महागठबंधन का सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना है, ये साफ तौर पर समझ आ रहा है। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर देखिए, जिस गठबंधन पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार से लेकर ऐसे कई आरोप थे जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि महागठबंधन में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपकी स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र में डावाडोल नजर आ रही है। अभी तक सीट को लेकर किसी तरीके का अभी तक कोई भी नामों का ऐलान नहीं किया गया। क्या चल रहा है सर? अब स्थिति तो उल्टी नजर आ रही है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ बहुत पहले ही क्लियर हो चुका है। हमारे यहाँ सीट का पूरा बंटवारा भी हो चुका है, कहीं घोषणा हो चुकी है, कहीं नहीं हुई है। मगर हमारे यहाँ ऐसी कोई असमंजस की स्थिति है ही नहीं। महाराष्ट्र की अभी 7 सीटों को लेकर आपकी टकराव की स्थिति फिलहाल नहीं बनी हुई है। समझता नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। हमारे यहाँ अपनी अपनी बात जरूर रखते हैं, हाँ। मगर टकराव हमारे यहाँ कभी नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ भी हमारा गठबंधन है, चाहे बिहार हो चाहे अन्य प्रांत हो, उत्तर प्रदेश में हमारे साथ इतने छोटे छोटे दल हैं, फिर भी हमारे यहाँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कैसे चुनौती दे पाएंगे इस महागठबंधन को? सारे एक साथ हैं, आप अकेले। देखो, महागठबंधन तो आपने देख लिया है कि वो कैसा महागठबंधन है। फिलहाल तो मजबूत नजर आ रहा है कैप्टन जी। नहीं, वो आपको लग रहा है, वो जनता की निगाह में नहीं है, क्योंकि ये पहले भी एक बार महागठबंधन बन के सरकार बना चुके हैं। और महाराष्ट्र की क्या हालत कर दी थी कि वहाँ 100 करोड़ की वसूली एक दिन में हो रही थी। इनके गृह मंत्री, इनके जो है ना दूसरे अन्य मंत्री, इनके कानून मंत्री, इनके जेल में चले गए। इनको बोलो जो वसूली कर रहे थे हमारे साथ में, उनको तो ले लिया। चाहे वो जिनको बताता कर रहे थे, वहाँ महाराष्ट्र में क्या हालात साधु संतों की हत्या कराई जा रही। आपने उनके दल के सारे नेताओं को अपने पाले में कर लिया। एनपीपी अब साफ सुथरी हो रही है। बोलो कि थोड़ा अपनी बात रखने। संजय जी जितना ढेर था वो सब आपने लाके विधानसभा रख लिया। तो कहाँ इनको बुला ले? तो मैं कह रहा हूँ ये डिबेट करना जानते ही नहीं है। सर प्रयास करेगी। ठीक है सर। महाराष्ट्र जनता उसको प्रयास करेगी कि कूड़ा कचरा। अरे आपके चिल्लाने से, यहाँ झूठ बोलने से महाराष्ट्र की जनता नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता ने वो भी देखा है कि किस तरह से नवाब मंत्री ने वहाँ अराजकता फैलाई, किस तरह से तुम्हारे वित्त मंत्री ने 100 करोड़ का घोटाला किया, किस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक अन्ना से थानेदार को कमिश्नर का ओहदा दे दिया, किस तरह से वहाँ खुलेआम 3 संतों की हत्या करी गई, किस तरह से एक जो है ना एक व्यापारी की गाड़ी ली गई, उसमें बारूद भर के इंटीरिया पे खड़ी की गई, बाकी बाद उसका मर्डर कर दिया गया। तो क्या हालत बना दी थी आपने महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र को आपने बिल्कुल तालिबान बना दिया था, तालिबान बना के छोड़ दिया था महाराष्ट्र। सर ये तो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी, ये आरोप तो आपके ऊपर लग रहे हैं कि आपने तानाशाही की सरकार चलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए अब आपको सत्ता से हटाने के लिए ये पूरा गठबंधन मजबूत होकर सामने आया है। नहीं लगता है
तानाशाही जैसा शब्द अब यूज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय होगा सर। देखिए, देखने वाली बात सामने ये है कि ये तीनों ही दल जो वहाँ मिलकर कर रहे हैं, और तीनों ही दल भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं कि ये है ना, इनके नेता बेल पे है, कुछ जेल में है। और इनकी पहले सरकार चली है, तब महाराष्ट्र की जनता ने देखी है, और अब हमारी चल रही है गठबंधन की, तो वो उसको भी जनता देख रही है। चलिए सर, वक्त की कमी है, वक्त की कमी, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। रमाकांत जी क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? जल्दी से रख दीजिए अपनी बात। मैं आजादी अपने प्रोफेसर वक्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले की सुन रहा था। ये कह रहे थे कुछ भ्रष्ट लोग जेल में हैं, कुछ जेल में हैं, और जितने बाकी भ्रष्ट लोग इनके साथ हैं। अरे कहने में भी शर्म नहीं आती है कभी इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इनके संगठन के लोगों को कहने में भी शर्म नहीं आती है। इतने बड़े बड़े घोटाले, जहाँ पे चंदा जैसा, जहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी नहीं बख्शा गया, वो लोग भी अगर ऐसा प्रचार करते हैं तो इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। ये कितने हिम्मती लोग हैं कि ये सरेआम चोरी करने के बावजूद भी चौराहे पे खड़े होकर के चिल्लाते हैं, हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं। ये वो लोग हैं, इनकी बात तो कहनी ही बहुत बेकार है। और रही बात चुनाव की, चुनाव आ रहा है, 4 जून को परिणाम सामने आ जाएगा। महाराष्ट्र भी इनको मिल जाएगा जितना ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं। सारे भ्रष्टाचारी जो साथ में करके गए, पूजा जी क्या लग रहा है? जी सर, कह रहे थे, पूजा जी क्या लग रहा है आपको? परिणाम भी आ जाएगा, महागठबंधन के जरिए गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन का भी परिणाम इनके सामने आएगा, इनको तसल्ली हो जाएगी। ठीक है सर। पूजा जी क्या लग रहा है आपको, इस महागठबंधन में जितनी मजबूती फिलहाल दिखाई दे रही है, जमीनी स्तर पर इसका परिणाम, रिजल्ट नजर आएगा? आपको लगता है कि जनता इस महागठबंधन पर भरोसा कर पाएगी? जनता ने महागठबंधन पर भरोसा किया हुआ है। ये जनता की ताकत है जो हम मजबूत होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है पास, वैसे वैसे महागठबंधन और मजबूत हो रहा है। ये जनता में ताकत दे रही है, जनता लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। जनता इतना परेशान हो रही है, इतना करप्शन हुआ है, जॉब्स आपने दिए नहीं है, महंगाई बढ़ा दी हुई है। जनता बेवकूफ नहीं है। आप कितना भी चाहे सोशल मीडिया, आप चाहे यूट्यूब पे नए रूल लाके जो है उनकी बात को ढुआने की कोशिश करिए। आप चाहे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे लाके नियम लाना चाहते हैं, आप सारे जनता का आवाज को दबाना चाहते हैं। जनता बेवकूफ है क्या? वो अपनी आवाज को दबने देगी। वो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रही है, वो लड़ेगी, और जनता ही लड़ रही है इस गठबंधन के साथ में। और ये गठबंधन रिजल्ट दिखाएगा, 4 जून को दिखाएगी, जनता जवाब देगी ये जो सरकार चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।